एक सवाल, क्या एंटरप्रेन्योर बनने से पहले एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए ये सीखा जा सकता है, या आपको बिजनेस स्टार्ट ही करना पड़ेगा और बैड रिस्क लेना ही पड़ेगा टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? आप अगर बिजनेस फैमिली से नहीं है, बिजनेस नहीं जानते, तो आज की बुक समरी आपके लिए है। इसको सुनने के बाद आप भी बिजनेस में माहिर हो जाएंगे, इवन अगर आप कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है तब भी। हम जितना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस को समझते हैं उतना ये कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। सबसे पहले आपका शायद ये सवाल होगा कि बिजनेस क्या स्टार्ट करें, आपको क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ये कितना पैसा लगाना चाहिए। सभी सवाल अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आज ये बुक आपकी हेल्प करेगी इन सवालों के जवाब जानने में। एक सर्वे में पता चला है कि जितने भी स्टार्टअप इंडिया में 3 सालों में स्टार्ट हुए उनमें से 75% फेल हो गए और बंद हो गए। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यह बुक आपकी हेल्प करेगी। बिजनेस में कितना रिस्क होता है ये तो आप भी जानते हैं। अगर आपको उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो आपका भी बिजनेस भी फेल हो सकता है। इस बुक की हेल्प लेंगे तो आपका बिजनेस 75% में से नहीं आएगा, बल्कि उन 25% में आएगा जो मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल रन कर रही हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए यहाँ आपको नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, मार्केट रिसर्च। अगर मैं आपको अपने शहर का नाम बता दूं और मैं कहूं कि आपको मुझे ढूंढना है तो आपका क्या हाल होगा? आप कहोगे ये तो इम्पॉसिबल है। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में निकालने की मार्केट रिसर्च करना सेम ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं तो आपके लिए ईजी होगा मुझे ढूंढना। जिस भी फील्ड में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आपके लिए ईजी होगा मार्केट में रिसर्च करना। क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसके साथ कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप कभी भी कस्टमर को समझा नहीं पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट करता क्या है और आपका कस्टमर कौन बन सकता है, यह भी आपको कभी नहीं पता चलेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाईली डिमांड होती है। अगर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कस्टमर आपकी मार्केटिंग खुद ही कर देगा। बट कुछ प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कस्टमर नहीं करते, उनकी पब्लिसिटी आपको खुद करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आपके बिजनेस की मार्केटिंग रिसर्च सब कुछ कस्टमर के बेस पे ही होगा। कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन योर बिजनेस। कस्टमर 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी कस्टमर, ऐसे कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं और उसे खुद ही यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लॉथ्स, सॉफ्टवेयर। इनमें मोस्टली 25 to 40 ईयर के लोग आते हैं। सेकेंडरी कस्टमर, वो कस्टमर जो प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं बट पेमेंट और कोई करता है, जैसे कि बच्चों के प्रोडक्ट्स या बुजुर्गों के प्रोडक्ट्स, टॉयज, मेडिसिन एक्सेट्रा। अगर आप सेकेंडरी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको दोनों तरह के कस्टमर को टारगेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टॉयज़ का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसे टॉयज़ रखने हैं जो बच्चों को भी पसंद आए और उनके पेरेंट्स को भी। अगर आप प्राइमरी कस्टमर को टारगेट करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि आपको मल्टीपल कस्टमर के माइंडसेट को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केट जितनी बड़ी होगी उतना ही बिजनेस उनका अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़ी मार्केट को टारगेट करने के 2 नुकसान हैं। आपको ऐसी मार्केट को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सेकंड, इस मार्केट में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। मार्केट का साइज स्टार्टिंग में छोटा ही होना चाहिए और धीरे धीरे आप अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं। दुनिया खाने और कपड़े के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनकी मार्केट क्रिएट की गई है। कस्टमर को कभी नहीं पता होता कि मुझे ऐसी चीज़ भी चाहिए थी। स्टार्टिंग में बस कुछ कस्टमर को ही टारगेट कीजिए और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की नीड कस्टमर में बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रस्ट, और ट्रस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कस्टमर को अच्छे से समझना।
इसलिए मार्केट की रिसर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चैप्टर 2, अप्रोचिंग कस्टमर्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलते हैं तो कस्टमर कभी अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि आज हर कस्टमर स्मार्ट बन चुका है। वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा, बल्कि उन लोगों की बात मानेगा जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया है और उसको यूज़ किया है। इसलिए आपके पास ऐसे कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज से खुश हों, ताकि जब भी आपके न्यू कस्टमर को रेफरेंस की ज़रूरत हो तो आप उसको प्रोवाइड कर पाओ। पुराने कस्टमर से कुछ सवाल पूछ के आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है। स्टार्टिंग में आपके कुछ रेफरेंस ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। स्टार्टिंग में अपने कस्टमर से कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहें। स्टार्टिंग में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉसिबल हो तो डायरेक्ट कस्टमर से बात करो, उनकी फीडबैक लो। आप जब खुद से कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हो तो काफ़ी हद तक आप गलत होते हो। ऐसे में आप अपने कस्टमर से ज़्यादा कम्युनिकेट करके अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हो। कस्टमर से डायरेक्ट बात करना में भी उनको इरिटेट कर सकता है, इसलिए ऐसे बोर्ड बनाइए जहां कस्टमर खुद ही अपना रिव्यू दे सके। आप या तो वेबसाइट पे हर परचेज पे कंफर्मेशन फीडबैक ले सकते हैं। ऑफलाइन बिजनेस के लिए कुछ अट्रैक्टिव टेम्पलेट बना दीजिए जहां आपके कस्टमर फीडबैक देने में खुश हों, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होता है। कुछ क्रिएटिविटी यहाँ कस्टमर को इंगेज करने में आपकी हेल्प कर सकती है। नए कस्टमर को ढूंढने से ज़्यादा जरूरी है एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेटर सर्विस देना। नए कस्टमर तो तब आएंगे जब पुराने कस्टमर आपके खुश रहेंगे। नए कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देने के लिए आप अपने कस्टमर के साथ ऑथेंटिक रहिए। अगर कोई क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में मिसिंग है तो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कस्टमर की अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और आप हर कस्टमर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ मिसिंग है तो कस्टमर को बताइए। इसमें कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ऐसा करने से आपका कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा। अपने प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन जितना पॉसिबल हो उतनी सिंपल लैंग्वेज में करें। कुछ भी कंफ्यूजिंग पॉइंट की वजह से आपका कस्टमर आपसे जा सकता है। स्टार्टिंग में कस्टमर को ऑफर्स देना आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। स्टार्टिंग में कस्टमर को बिजनेस पे कोई ट्रस्ट नहीं होता। ऐसे में कस्टमर आपके ऑफर की वजह से ही आपके पास अट्रैक्ट होगा। अपने प्राइस को ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें, यह भी कस्टमर के ट्रस्ट के लिए अच्छा नहीं होता। आप स्टार्टिंग में ही अपने प्राइस को थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि कस्टमर नेगोशिएशन जरूर करेगा। उस टाइम पे अगर आप कस्टमर को थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं, उस टाइम पे कस्टमर ज़्यादा खुश होगा कि आपने उसके कहने से नेगोशिएट कर लिया। प्रोडक्ट दो तरीके से बेचा जाता है। या तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या आपकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि आपने अपने प्रोडक्ट की नीड क्रिएट कर दी। आज पैसे की कोई कमी नहीं है। आप अगर कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत भी फील हो सकती है, भले ही वो कस्टमर के लिए ज़्यादा यूज़फुल ना हो। क्या आईफोन 12 एंड 13 में ज़्यादा फ़र्क है? लेकिन लोगों ने फिर भी आईफोन 13 परचेज किया, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि आईफोन 13 में बहुत सारे फीचर्स हैं। ये आईफोन की मार्केटिंग का ही कमाल है। चैप्टर 3, कोर ऑफ द बिजनेस। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का कोर होता है। आपका बिजनेस किस लेवल पे जाएगा ये आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी, फीचर्स सब कुछ रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और आपकी कस्टमर सर्विस ऐसी चीज़ है जो जल्दी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए फीचर से ज़्यादा आपको इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मार्केटिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल है फेसबुक। फेसबुक स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं था, उससे अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी थे, बट फेसबुक की मार्केटिंग बहुत ही यूनिक थी। फेसबुक का मकसद था लोगों को कनेक्ट करना, और इसको फेसबुक ने बहुत ही अच्छे से किया, जिसको वो आज भी उतने ही अच्छे से कर रहा है। मार्केट में ढेरों ऐप्स ऐसे हैं जो फेसबुक जैसे फीचर्स देती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फेसबुक को रिप्लेस नहीं कर सकती। फेसबुक की स्ट्रेटजी नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम की स्ट्रेटजी फोटो शेयरिंग, व्हाट्सएप की मैसेजिंग, हर ऐप अपने यूनिक फीचर को बखूबी मार्केट करता है, और जिसकी वजह से वो मार्केट के टॉप पोजीशन पे है। कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं होते,
लेकिन उनकी कस्टमर सर्विस सबसे बेस्ट पार्ट है। अमेज़न से पहले शॉपिंग एप्स थी, लेकिन अमेज़न ने कस्टमर के लिए इतना इजी शॉपिंग करना बना दिया कि आज इससे पहले ना कोई, इसके बाद कोई भी नहीं आएगा। अपनी पॉलिसीज के जरिए अमेज़न ने कस्टमर का ऐसा ट्रस्ट जीत लिया जो कभी कस्टमर का खत्म नहीं होगा। कुछ जगह पे आपका प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी ही आपके बिजनेस का कोर बन सकती है। जैसे कि गूगल की एड आज ही आना स्टार्ट हुई है, अदरवाइज गूगल की टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी नहीं कर सकता। गूगल की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी ही इनका कोर बिजनेस है। ऐसे ही अमूल है। अमूल की मार्केटिंग कुछ खास नहीं है, बट इन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यूसली इंप्रूव किया और आज कस्टमर की नज़र में मिल्क की पहली चॉइस अमूल है। आईफोन के लिए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी मार्केटिंग दोनों ही उसके कोर हैं। मार्केट इज ओपन फॉर कंपटीशन। ऐसे में आपको अपने कस्टमर की सर्विस और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना होगा, ताकि आपके कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास ना चले जाएं। कंपटीशन से कॉम्पीट करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कस्टमर को समझना। आप जितना ज़्यादा अच्छे से अपने कस्टमर को समझेंगे, उतने ही चांसेस है कि आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपके कस्टमर और यूज़र दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में आपको दोनों की नीड को समझना होगा और दोनों से फीडबैक लेने होंगे। अगर आप बच्चे के लिए कोई टॉय बनाते हैं तो बच्चे को खूब पसंद आ सकता है, लेकिन पेरेंट्स को कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी का कंसर्न हो सकता है। अगर उन पेरेंट्स की आपने नहीं सुनी तो आपके बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। आपका यूज़र आपका कस्टमर नहीं बन पाएगा। बच्चों के जितने भी प्रोडक्ट की ऐड आपने देखी होगी, तो ऐड में दोनों को टारगेट किया जाता है। पहले टेस्ट के बारे में बताया जाता है और फिर उसके न्यूट्रिशन के बारे में, ताकि बच्चे और पेरेंट्स दोनों प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हों। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना कुछ करेंगे तो बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे, तो आपको इतना सब कुछ अपने बिजनेस के साथ ही करना है। बस रिक्वायरमेंट जान के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दीजिए विद मिनिमल फीचर्स, और फिर धीरे धीरे अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहिए। ये है गूगल के स्टार्टिंग का पेज, ये है फेसबुक के स्टार्टिंग की वेबसाइट, और ये स्टार्टिंग का इंस्टाग्राम। कोई भी प्रोडक्ट स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट नहीं बन जाता। लॉन्च मिनिमल के साथ ही कीजिए और धीरे धीरे बढ़ते रहिए। सिर्फ जॉब्स में ही आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं करना होता, बल्कि बिजनेस भी आपकी जॉब जैसी ही है। अगर इसमें बेटर नहीं बनोगे तो ना आपकी इनकम बढ़ेगी और साथ ही साथ जॉब जाने, डैट मीन्स बिजनेस बंद होने का खतरा भी बना रहेगा। लर्निंग जॉब में भी चाहिए और बिजनेस में भी कंटिन्यूसली सीखते रहिए। चैप्टर 4, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, तो मोस्टली लोग कहेंगे जितना प्रोडक्ट में लगा है उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचेंगे, बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। आपका बिजनेस कभी भी प्रॉफिटेबल बनेगा ही नहीं। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेबर्स, मार्केटिंग, टाइम और जितने भी रिसोर्सेज लगे हैं प्रोडक्ट में, इन सब को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही कंसीडर किया जाना चाहिए। इसके बाद आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें ऐड करना चाहिए। आपको मिनिमम 50% का प्रॉफिट तो ऐड करना ही चाहिए। इसके अलावा आपको डिमांड और सप्लाई को भी कंसीडर करना चाहिए। कस्टमर आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेच रहे हैं, ये भी आपको कंसीडर करना चाहिए। बिजनेस मीन्स प्रॉफिट। इंडिया में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कस्टमर बार्गेनिंग जरूर करेगा। ऐसे में अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा ही बताएं अगर आप कस्टमर से नेगोशिएट करते हैं तो। अदरवाइज आप फिक्स प्राइस पे प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट की अलग ही मार्केट होती है, जिसको बिल्ड करने में शायद आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। बट ऐसे प्रोडक्ट में भी आपको ऊपर वाले फैक्टर कंसीडर करने चाहिए प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने से पहले। अब बात करते हैं सर्विसेज की। ऑनलाइन प्रोडक्ट में कोई मटेरियल नहीं लगता, बट टाइम लगता है और मेंटल वर्क लगता है। इसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए? ऐसे में आप चेक करें कि आपके जैसे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं और क्या प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट करें। अदरवाइज अगर नहीं चल रहा है तो कस्टमर को जानिए
और देखिए आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए कितना यूजफुल है। उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विस का प्राइस सेट करें। अगर आप अपनी सर्विस का कुछ ट्रायल देते हैं तो ज़्यादा दिन का ट्रायल ना दें। अचानक में अगर प्राइस की डिमांड करेंगे तो कस्टमर तैयार नहीं होगा। अपने कुछ फीचर हिडन रखें जो सिर्फ परचेस करने पर ही मिलेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइस कम रखें और जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे अपने प्राइस को बढ़ा देंगे। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। आपके प्रोडक्ट और प्राइस के साथ लोगों को कुछ अजम्पशन बन जाते हैं। ये प्रोडक्ट इतने के ही लायक है और अचानक में जब आप प्राइस बढ़ा देंगे तो मोस्टली आपके कस्टमर आपको छोड़ देंगे। अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कभी भी डिस्क्लोज ना करें। इससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगी। हर कस्टमर ये कहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इतनी तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों। कस्टमर आपको कभी भी आपके प्रोडक्ट के बेटर होने के लिए आपको पैसा नहीं देगा। फिर वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग ही आपके प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करेगा और उसी अकॉर्डिंग प्राइस आपको देगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ऑनलाइन एड्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट, कोडिंग, ऐसे कामों में भी एफर्ट लगते हैं और उसको भी आपको कॉस्ट में कंसिडर करना चाहिए। कोडिंग में कोई एक्सपर्ट होता है तो कोई थोड़ा सा वीक होता है। उसी अकॉर्डिंग आप भी अपने प्राइस को सेट कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट है, उसने कितना हार्डवर्क किया है तब जाके वो कोडिंग में एक्सपर्ट हुआ है, तो इनको अपनी कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। अपनी स्किल्स और अपने एफर्ट अपने प्राइस में ज़रूर ऐड करें। ऐसी बातें आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे चार्ज करूँ तो कभी भी आप मुझसे प्रोडक्ट नहीं बनवाओगे। लेकिन अगर मैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चार्ज करूँ तो आपको वो ज़्यादा जेन्युइन लगेगा। कस्टमर को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस वही चीज़ें बताएं जो वो समझते हैं और वो जो जानना चाहते हैं। तभी आप एक वैल्यूएबल, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बना पाएंगे। सो दोस्तों, ये था पहला पार्ट डिसिप्लिन्ड एंटरप्रेन्योर बुक का। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इसका हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि आप ऐसी नॉलेज भरी वीडियो कभी मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।